ओके जेंटलमैन, आज हम लोग बात करेंगे 3 मुद्दों पे जो ईरान युद्ध के लिए बहुत प्रभावित मुद्दे हैं और जिन तीनों का हर एक बंदा जानना चाहता है कि वार तो हो रही है। अमेरिकन फोर्सेस ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, उसके ऊपर में ईरान ने रिस्पॉन्स किया। वो तो चल रहा है, जो चल रहा सबको पता है, टीवी भी उसको मतलब कवर कर रहे हैं। पहला मुद्दा इसका ये सबसे बड़ा बारी है कि अगर मान लिया कि अमेरिका इसके ऊपर में अटैक नहीं करता, जहां इजराइल इसके ऊपर में अटैक नहीं करता, तो फिर ये 10, 20, 30 साल को ये मुद्दा किधर को जाता, ईरान इसको कहां ले जाके खड़ा करता था। नंबर 2 मुद्दा इसमें आता है कि क्या ईरान जो है इसमें अकेला फाइट कर रहा है, जहां इसके साथ में कोई और भी शक्तियां हैं। अगर वो शक्तियां हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, तो वो भी हम लोग मुद्दे के ऊपर में बात करेंगे। तीसरा मुद्दा इसमें है कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू स्टॉप दिस वार, क्या ये रुक पाएगी, क्या ईरान इस वार में आगे टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, क्या इसके जो आगे जो पॉसिबिलिटीज बन रही है इस वार के बीच में आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में जो क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर में पूरी विस्तार से बात करेंगे। प्लीज़ आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। मैं कर्नल DJS ब्रार आपको आज पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा इन तीनों बिंदुओं पे जो पूरे एक विश्व के लिए बहुत आकर्षक बने हुए हैं कि क्या ईरान टिकेगा, नहीं टिकेगा, क्या अगर अमेरिका अटैक नहीं करता तो क्या संभावना थी इस एरिए में, और ईरान फाइटिंग में जो बना हुआ है वो अकेला है जहां कुछ और भी इसके पीछे में कैलकुलेशन चल रहे हैं। कौन इसको जो आगे प्रभावित कर रहा है कि आगे बढ़ो, इसी के ऊपर में बात होगी। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। जेंटलमैन, हम सबसे पहले जो पहला मुद्दा है उसी पे बात करते हैं कि अगर अमेरिका इसके ऊपर अटैक नहीं करता तो क्या पॉसिबिलिटी थी। देखिए, अमेरिका अगर इसके ऊपर अटैक नहीं था करता तो देखिए इसने जो है 1979 से लेके अभी तक जो इसने 45 ईयर में मिसाइल्स में, जहां इसने ड्रोन में, जहां इसमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो अचीव करा है, जो एबिलिटी इसने जहाँ कैपेबिलिटी अपनी बिल्ड करी है, वो अगर कैपेबिलिटी और 20 साल कंटिन्यू रहती थी तो इस पूरे एरिया के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता था। मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी अस्थिरता बन जाती थी, ठीक है। और वो भी फिर कैपेबिलिटी ऐसा है कि जब इसके पास में मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटी के साथ ही साथ इसके साथ में प्लस हो जाता था इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, स्ट्राइकिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर इसके पास में आ जाती थी तो इसमें बहुत बड़ी एक डेटरेंस इस एरिया में जनरेट हो जाती थी। और इसमें बाकी आपको सबको पता है कि ये जो 10-12 कंट्री मिडिल ईस्ट में बैठे हुए छोटे छोटे, इनके पास में बाकी किसी के पास में कोई ऐसी क्षमता है नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए इस पहलू को, तो इस एरिया में जितना भी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है इन कंट्रियों को, वो अमेरिकन फोर्सेस की सारी सपोर्ट है इनको, ठीक है, और बैक्ड बाय द इजराइल फोर्स, ठीक है। अभी इसमें मुद्दा ये आता है कि जिस टाइम ईरान का बात आती है, जहां ईरान का अभी भी हम लोग जो स्टेटमेंटें सुनते हैं, जहां ईरान जो अभी बात कहता है कि आप अमेरिका से रिलेशन तोड़ लीजिए, आप इजराइल से रिलेशन तोड़ लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहता, मैं आपके ऊपर में अटैक नहीं करता, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उन कंट्रियों को डिक्टेट करना चाहते हो कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या पियोगे, क्या नहीं पियोगे, ठीक है। अगर सिमिलर वे अगर ईरान को बोला जाए कि आप क्रिंग के साथ लिंक तोड़ दीजिए, आपके जो प्लांटों में, जो आपकी साइटों में, जो आपके थर्मल प्लांट्स है, जहाँ न्यूक्लियर साइट्स है, उसके ऊपर में नंबर ऑफ रशियंस काम कर रहे हैं, जहाँ चाइनीज़ काम कर रहे हैं, जहाँ अपने मिसाइल्स जो आपकी फैसिलिटी बिल्ट हो रही है, जहाँ कैपेबिलिटी बिल्ट हो रही है, उसमें नॉर्थ कोरिया के बंदे लगे हुए हैं, तो क्या आप इन कंट्रियों से रिलेशन तोड़ लेंगे? आप तो नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। आपको तो सारा जो क्रिंक सपोर्ट चाहिए, आपको सारी ये सपोर्ट पीछे चाहिए, बट
आप इन कंट्रियों को डिक्टेट करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया को डिक्टेट करना चाहते हैं, ओमान को डिक्टेट करना चाहते हैं, जहां उसमें कुवैत को डिक्टेट करना चाहते हैं कि भाई आप इस एरिया में जो है अमेरिका से आप रिलेशन नहीं रखेंगे। तो यार ये कैसा ये संभव है? तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, कोई भी जो कंट्री होता है उसका एक जीने का और उसका अपनी एक डिप्लोमेसी के अपनी उसकी थॉट प्रोसेस होता है, उसके सर्वाइवल के लिए वो अपने तरीके से काम करता है। आपके कंट्री के लिए आपको चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया बहुत बढ़िया लगते हैं, उनके साथ में आपको रिलेशन बिल्टअप करना है, अपनी मजबूती करनी है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप जो दूसरा बंदा है वो अपने सर्वाइवल के लिए अमेरिका के साथ में रिलेशन रखता है या इजराइल के साथ में रिलेशन रखता है, तो वो आपको मुश्किल लगते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। तो जैसे आपके जो रिलेशन जिन कंट्रियों को वो नहीं पसंद करते उनके साथ में आपके रिलेशन है, तो वो उनके लिए भी वो डेटरेंस है। जैसे आपके लिए अमेरिका डेटरेंस है, वैसे उनके लिए रशिया और चाइना डेटरेंस है। तो आपको इतना समझना चाहिए, ये आपका जो पॉइंट है कि आप यहाँ से अमेरिका को निकाल दीजिए और आप जहाँ मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री है आप इनको यहाँ अमेरिकन बेसिस नहीं रखेंगे, जहाँ अमेरिका के साथ में रिलेशन तोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये एक दादागिरी है, ये डेटरेंस है, ये मूर्खता है, ये संभव नहीं है, ये ऐसा नहीं चलता। तो जेंटलमैन इसमें ऐसा है कि देखें, इसका 20 साल जो आगे बढ़ने का प्लान था या 30 साल आगे बढ़ने का प्लान था, पहले इसका जो स्लो प्रोग्रेस हुआ है, स्लो प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ कि इसको टेक्नोलॉजी सारी इकट्ठी करनी थी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इकट्ठी करने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगा है। अभी इसके पास में सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो टेक्नोलॉजी आने के बाद में इसको आगे बिल्ड करने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। रह गया मसला पैसे का। तो पैसा इसके पास में देखें, ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इसने बिजनेस खड़ा करना था, जहां इसको कोई मॉडल ऑफ बिजनेस बना के कोई स्टार्टअप तैयार करना था, जहां कोई इसको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था। इसको तो जमीन से क्रूड निकालना है और बेचना है, जमीन से क्रूड निकालना और बेचना है, उतने में इसके पास में सफिशिएंट पैसा आता है। और इसको पैसा जो सप्लाई करने के लिए, जहाँ इसको पैसा बनाने के लिए, जो पैसा अरेंज करने के लिए इसके पीछे जो है वो चाइना काम करता है, ठीक है। वो सारे का सारा जो है, इससे जो सैंक्शन लगने के बावजूद भी इससे 2 नंबर का इधर का उधर क्रूड करना, जहाँ दूसरे कंट्रियों के साथ में इसकी एडजस्टमेंट बनानी, वो सारे का सारा नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग आगे जाके क्रिंक में जो इसका पूरा जिक्र करेंगे कि क्रिंक कैसे इसके पीछे में काम कर रहा है। क्रिंक मतलब से दैट चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये चारों का जो एक अनऑफिशियली स्मूथ है, इसको क्रिंक कहते हैं। इसका हम लोग पूरा आगे जाके जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर मान लिया कि इसने 20 साल ने जो अभी इसने 45 ईयर में बिल्ड किया है, इसको डबल ट्रिपल ये कर सकता था विद इन द 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेबिलिटी बहुत ऊपर की चले जाती। ये कैपेबिलिटी जो है ये यूरोप तक हिट करने की इसकी कैपेबिलिटी बना सकता था, और इसमें जो भी इसके सराउंडिंग में 5000 किलोमीटर के एरिया में आ जाते, उन कंट्रियों के लिए ये डेटरेंस क्रिएट कर सकता था। उसमें इंडिया भी कवर्ड है, इंडिया उससे लग नहीं है, ठीक है। तो देखें, ऐसा है कि यहाँ एक हमें और समझना पड़ेगा कि जो ईरान है, ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री का ऐसा है कि जैसे मान लिया कि अमेरिका है, इजराइल है, जहाँ इंडिया है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो जाता है कि आपके सामने में एक आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसके बराबर की पार्टी आपको अपोजिशन में बैठी हुई है, स्ट्रॉन्ग, जो ऑलवेज आपको क्वेश्चन करती है, आपको पूरा उसके पॉइंट बाय पॉइंट चलती है और आपको हर एक जगह आपके ऊपर में वेटेज बना के रखती है अपना, कि भाई आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जब आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते तो इसमें आपको इलेक्शन में आना पड़ता है। तो जिस टाइम आप रूलिंग में होते तो आपको आगे वाली जो इलेक्शन आने वाली होती है 5 साल के बाद में, उसकी तैयारी के लिए, या उसके लिए आपको लोगों के लिए एक बढ़िया प्रोग्राम लेके आने पड़ते हैं कि आपका जो है अपने बिजनेस कंट्री का बढ़ाना है, जीडीपी बढ़नी चाहिए, आपका जो एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, आपका कंट्री का जो है ग्रोथ लेवल ठीक होना चाहिए, आपके कंट्री के बीच में जो है
कोई इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके कंट्री के बीच में टैक्सेशन जो है वो कंट्रोल में हो, और आपके कंट्री का जो मिलिट्री बिल्टअप है, जहाँ सिक्योरिटी सारी चीज़ें जो कवरअप होती है, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक रूलिंग पार्टी में मांगी जाती है जिस टाइम वो इलेक्शन में आती, तो उनको उसी चीज़ों को, सारी चीज़ों पे कि आपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या था, आपने एजुकेशन में कितना आपका बड़ा है, सारा मतलब हर एक जो जो अपोजिशन है उसने भी इलेक्शन में आना होता है, तो वो दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे को जो है क्वेश्चन मार्क करती है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं दोनों को डिस्कस करने के लिए कि ईरान मुद्दे में ईरान से ईरान का जो रजीम बैठा हुआ था 46 ईयर से, खमेनेई फैमिली, इनसे पूछने वाला कोई नहीं था आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, तो होता क्या है कि आप अपनी मनमानी से जो भी करना करेंगे, आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कि आपने जो है डिफेंस बिल्टअप के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया है और आपने पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए कितना पैसा किया है, आपने कंट्री को, नॉर्मल जनता को आगे बढ़ने के लिए, या उनके कैरियर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कितना किया, उनकी एजुकेशन के लिए क्या किया, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने स्ट्रक्चर रखता हूँ जेंटलमैन। ऐसा है कि अगर देखा जाए तो ये कम से कम 45 ईयर से फैमिली बैठी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो इसने हॉस्पिटल बनाए हैं इस दौरान में, ईरान में हॉस्पिटल बने हैं 560 के करीब, और उनकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड बेड की है। ऐसे हॉस्पिटल नहीं है जैसे इंडिया में बड़े बड़े लार्ज स्केल के हॉस्पिटल है, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी में बी दैट 300 बेड, 400 बेड, 500 बेड लाइक दैट। दे उनके जो हॉस्पिटल है 500 हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाए हैं, देयर में बी दैट 50 बेड, 40 बेड और 100 बेड मैक्स टू मैक्स लाइक दैट। और इंडिया में जो इसी दौरान में जो हॉस्पिटल बने हैं वो कम से कम 25,000 के करीब जो हॉस्पिटल बना है विद इन दिस पीरियड, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि स्कूल, हम लोग स्कूल सारे की बात कर रहे हैं, फ्रॉम एक नॉर्मल प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल, देन सेकेंडरी स्कूल वगैरह, सारा हाई स्कूल, सारे का सारा वहाँ जितने भी स्कूल का पैटर्न है वही सारे हम लोग स्कूल के ऐड कर रहे हैं। तो इंडिया में कम से कम जो है 14 से लेके 15 लाख स्कूल जो है हमने बनाए हैं कंट्री ने। और कंट्री का ये नहीं मैं कहता कि एक गवर्नमेंट ने बनाए, ये सारी गवर्नमेंटों को कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और वहाँ जो बने हैं कम से कम कोई 1500 के करीब स्कूल बने हैं, 1500 विद इन 45 ईयर। सी दैट के क्या मतलब हाल होगा। उसके बाद आ जाता है कि यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में यूनिवर्सिटी जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड अप्रॉक्सीमेटली, नॉट दैट 100% एक्यूरेट, 1000 के करीब जो यूनिवर्सिटी जो है बनी है हमारे कंट्री में। अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं कि टेक्निकल वाला है, एम्स बने हुए हैं जहाँ मतलब से दैट के मेडिकल कॉलेजेस है, जहाँ मान लिया कि इसके इंजीनियरिंग IIT के वगैरह, वो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो बहुत आगे का चीज़ हो जाएगा। तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी है बनी है टोटल जेंटलमैन 54, और वो भी यूनिवर्सिटी हमारी क्लास की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट थी, ईरान की गवर्नमेंट थी, इनका फोकस खाली एक ही था कि इस एरिया में खलीफा खड़ा करना है, इस एरिया में हमने डोमिनेंस क्रिएट करनी है, इस एरिया में हमने इजराइल का और अमेरिका का अस्तित्व खत्म करना है, और हमने अपनी बादशाह कैंप करनी है। इनके बंदे भूखे मर रहे हैं, जहाँ किसके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनका इनको कोई लेना देना नहीं। $1 की कीमत 45,000 रियाल है जेंटलमैन। इंडिया में $1 की कीमत अभी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में हम लोग 95 के करीब टच कर रहे हैं, वेयर एज ये जो डॉलर है इसकी जो प्राइसिंग है 85 to 87 रुपीज़ रहती है, ठीक है। और हमारे पास में इन्फ्लेशन वगैरह हर एक चीज़ कंट्रोल रहती है, कि ऐसा नहीं है कि जनता भूखी मर रही है जहाँ जनता के पास में कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम होता, हमारी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके सारा जो डिफेंस पे काम होता रहेगा, जब पूरी मिलिट्री फोर्सेस के लिए सारे का सारा पैसा वेस्ट कर दिया जाएगा। तो जेंटलमैन यहाँ जो है भूखमरी बहुत ज़्यादा लेवल पे है, बहुत बुरी हालत है कंट्री की, बट इनका टारगेट था मिलिट्री बिल्टअप करने के लिए और इस एरिया में बादशाह कैंप करने के लिए। और ये अगर मान लिया
अमेरिकन फोर्सेस या इजराइल दोनों मिलके इसके ऊपर अटैक नहीं थी करती अभी, तो जो इन्होंने इस एरिया में डेटरेंस का अपना ग्राफ बनाया था वो जेंटलमैन बहुत डेंजरस बन जाता आने वाले 10 साल के लिए, जब 20 साल के अंदर अंदर इस कंट्री को कोई हाथ नहीं था पा सकता, और ये कंट्री जो है पूरी तबाही ले आ देता इस क्षेत्र में और बहुत खतरनाक मुद्दा बन जाता, और इंडिया के लिए भी ये डेटरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती। अभी आ जाते कि इंडिया के लिए ये डेटरेंस कैसी हो जाती और क्यों हो जाती। जेंटलमैन, ये जो वार लड़ी जा रही है, जो सेकंड पॉइंट हमने बात करी थी कि क्या ईरान अकेला लड़ाई लड़ रहा है जहाँ इसके साथ में और कोई भी बंदा लड़ रहा है, जहाँ और भी कोई पार्टी इसके साथ है। जेंटलमैन, 2023 में एक अनऑफिशियली ग्रुप बना था, दैट इज ए कॉल्ड क्रैंक नहीं है, ठीक है। जो क्रैंक होती है दैट इंजन में होती है, वो पिस्टन को जो रोटेट करती है, और दैट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द इंजन विच गिव द पावर टू द व्हील्स टू मूव द व्हीकल्स, ठीक है। तो ये भी एक वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ए और आई का ही फर्क है इसमें, ठीक है। तो दिस इज जेंटलमैन क्रैंक। अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि क्या जो ईरान है जितना शक्तिशाली अपने को दिखा रहा है, या जितना प्रभावशाली अपने आप को दिखा रहा है कि मैं इस एरिया का बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, क्या वो अकेला इतना शक्तिशाली है? क्या उसके पीछे में ताकत है? तो जेंटलमैन, उसके पीछे में जो ताकतवर कर रही है वो कर रही है क्रैंक, जिसके पहले हमने जिक्र किया था कि क्रैंक को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्रैंक गठबंधन जो है 4 कंट्रियों का 2023 में अनऑफिशियली एक गठबंधन बना है। ये एक जो है लाइक माइंडेड कंट्रीज है, दोज आर अपोजिंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका, ठीक है। तो ये एक गठबंधन इसलिए बना था कि इनके ऊपर में जो चारों के चारों कंट्री है, इनके ऊपर में बहुत सारी सैंक्शन जो वेस्टर्न लगी हुई है, तो इन्होंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, चाहे एक अपना मिलिट्री बिल्टअप बनाने के लिए, या अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए, जैसे ही मतलब यूक्रेन में वार शुरू होती है 2022 में, तो उसके बाद में ये आपस में नज़दीक आते हैं, तो 2023 में इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो उसमें क्या है कि जो चाइना है वो इनको लीड करता है, जो क्रैंक है, तो चाइना इसको इसलिए लीड करता, एक तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरा उसके पास थोड़ा सा एज है कि वो अमेरिका के सामने में आज की तारीख में सेकंड पोजीशन पे है, वो खड़ा होता है जहाँ कोई बात रखता है। रशिया तो इकोनॉमी काफ़ी वीक है, और वैसे भी वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, तो उस वजह से उसका उतना प्रभाव नहीं है इस ग्रुप पे। बट क्या है कि ये जो चारों है ये एक दूसरे को मिलिट्री बिल्टअप करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर क्या है कि ये चारों में जो 3 कंट्री है, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ये तीनों कंट्री तो ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। एंड दीज 3 आर हेल्पिंग टू बिल्ड द ईरान एज ए न्यूक्लियर पावर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो वार जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, ये वार इतनी नहीं है, ये थोड़ी सी इनविजिबल सा वार है। इसमें देखने को तो हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में चल रही है, जहाँ इसमें यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट होने से हम लोग कर रहे हैं, बट इसके पीछे में जो है जो क्रैंक बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, और उसी के सारा इसमें दान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है, जो इसका जितना न्यूक्लियर का साइट बिल्ट हो रही है, वो सारे के सारे उसमें रशिया और चाइना दोनों कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इनका देखें जो क्रैंक है उसका मुद्दा क्या है। क्रैंक का मुद्दा खाली इसको बिल्टअप नहीं करना, क्रैंक जो है वो चाहता है, जो रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, वो चाहते हैं कि ईरान को इस एरिया में इतना मजबूत कर दो कि इस जो मिडिल ईस्ट का सारा कंट्रोल है वो इन तीनों कंट्रियों के पीछे हो। चलो नॉर्थ कोरिया का तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट जो काउंटर करने के लिए रशिया एंड चाइना, दीज आर 2 मेन कंट्री, कि जो उसको यूएसए को काउंटर करने के लिए, अपना जो इस एरिया में वर्चस्व बढ़ाने के लिए, वो ईरान की हेल्प से जो है डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं,
ठीक है, और डोमिनेंस क्रिएट करने के साथ ही साथ चाहते हैं कि यहाँ से जो है ईरान एक ऐसी फोर्स बने कि जो इसमें मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसेस बने हुए हैं। देखिए बेसेस ऐसे तो बनते नहीं है, किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट है या किसी के कंट्री के साथ में उसका माइंड एडजस्टमेंट है, जो डिप्लोमेसी है दो कंट्रियों के बीच में, तो वो एक दूसरे को दान प्रदान करते हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इस एरिया में ड्यू टू द जो प्रॉक्सी बनी हुई है ग्रुप, जहाँ मतलब जो ईरान की डेटरेंस है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए उस वजह से जो है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, बेसेस जो है उनका यूएई है, तो यूएई को रिक्वायरमेंट है तो इसलिए बेस बना, तो इनके बेसिस को सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये जो है ये जो ग्रुप सारे का सारा हेल्प कर रहा है। तो इसमें साथ ही साथ आ जाता है कि ये ग्रुप का तो ठीक है ये कर रहा है, लेकिन हमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो हमारे सामने एक ही चीज़ आ जाती है कि जब कोई भी इस्लामिक कंट्री जो है विद द हेल्प ऑफ चाइना जब मजबूत होता है तो वो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी आने वाले समय में डेटरेंस हो जाएगी। आज की तारीख तक ठीक है कि जो ईरान है उसके पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 10-20 साल में 30 साल में वो कैपेबिलिटी अचीव कर ले कि जब वो इंडिया को भी आंखें दिखानी शुरू कर सकता है तो इंडिया को भी बहुत मुश्किल आ जाएगी। देखें हमें इंडियन एस्पेक्ट से, जहाँ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि अभी जो है एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में 17 सितंबर 2025 को जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें दोनों कंट्रियों का जो एग्रीमेंट है उसके बीच में मेन पॉइंट ये है कि हम लोग अगर मान लिया कि पाकिस्तान के ऊपर में कोई अटैक करता तो सऊदी उसको हेल्प करेगा, जो सऊदी उसके बीच में बैकिंग करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर सऊदी पे अटैक करता कोई तो वो पाकिस्तान उसके साथ में खड़ा होगा। तो अभी देखें जिस टाइम ईरान ने सऊदी के ऊपर में अटैक करा है उस टाइम जो है पाकिस्तान ने उसकी सपोर्ट नहीं करी। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप बना है आप ये मोटा मोटा ये मान के चलें जो सऊदी का जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट बना है ये खाली इंडिया के अगेंस्ट में बना है और किसी के लिए नहीं बना। ठीक है, क्यों पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा उसके पास में मजबूत अलाई हो जो जिसके आने से उसकी जो पोजीशन जो स्ट्रांग हो। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के साथ तो इतना मतलब कोई उसका तो विवाद है नहीं, कोई जो उसका नेबर है। तो इसको मैं इसलिए जिक्र में लाना चाहता हूँ कि जब ये एग्रीमेंट हुआ है सिमिलर एग्रीमेंट में कल को ईरान भी प्लस हो सकता है। जिस टाइम ईरान मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, तो पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया तीनों के बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन के तो ऐसा एक जैसा क्रिंक बना हुआ या नेटो बना हुआ है वैसा एग्रीमेंट बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। ये जो इस्लामिक कंट्री इनका कोई पता नहीं है कौन किधर को क्या जाएगा। तो जो हमारे लोग जहाँ हमारे आज की तारीख में मीडिया में शोर मचाया जा रहा है कि ईरान हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, ईरान कितने दिन हमारा दोस्त है, कब दोस्त है, वो हमारा अगर पुरानी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो ईरान के जितने भी ये खमनई फैमिली रही है इन्होंने किस टाइम पे क्या क्या स्टेटमेंट दी है इंडिया के अगेंस्ट में वो सारी रिकॉर्डेबल है, सारी मीडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बंदे कब पलटी मारेंगे, कब क्या होगा, अभी अगर इसको और थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान जो है इंटरनली जो है मिलिट्री एड, जहां मिलिट्री सपोर्ट इसको ईरान को प्रोवाइड कर रहा हो अगेंस्ट यूएस, क्यों जो पाकिस्तान है वो बहुत मास्टर है धोखा देने में। तो मुझे लगता है कि इसमें जैसे उसकी बातचीत चल रही है कि बीच में कि ठीक है ईरान और यूएस के बीच में बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो जनरल है मुनीर है वो कहीं ना कहीं उसका लिंक तो बना हुआ है जो ईरानी गवर्नमेंट के साथ में, जो ईरानी बैलेंस रजीम में जो बचा हुआ रजीम है, जो भी उसकी आईआरजीसी है। तो जब उसके साथ में इसका मतलब है कि पाकिस्तान का दान प्रदान हो रहा है। ठीक है, मिलिट्री दान प्रदान हो रहा है, यूएस को भी धोखा दे रहा है, वो सऊदी अरेबिया को भी धोखा दे रहा है। तो जहां इनका मसला आ जाता भाई भाई का, वहां हमारे लिए इंडिया के लिए ईरान का स्ट्रांग होना बहुत खतरनाक होगा, हमारे लिए बहुत घातक होगा। ठीक है, तो हमें इंडिया को इसका इतना हमें इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि जो उसकी मिसाल चल रही है जहां ईरान बहुत पावरफुल है, जहां ईरान यहां से इजराइल के ऊपर में हिट कर रहा है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी डाउन हमारे जो भी नेबर में है उसकी कैपेबिलिटी डाउन रहेगी तो हम लोग जो है अपनी मजबूती में रहेंगे, नहीं तो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो जेंटलमैन अभी हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर में।
तो तीसरा पॉइंट ये था हमारा कि क्या अभी जो ईरान है, जो इज़राइल का, जहाँ अमेरिकन फोर्सेस का जो एग्रेशन है उसके आगे टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो क्या इसके कोई पॉसिबिलिटी है कि जो इसके बीच में कोई ऐसा मतलब कंप्रोमाइज़ हो जाए कि जो वार रुक सके, कि क्या इसको वार स्टॉप हो जाएगी, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो देखें जेंटलमैन, ऐसा है कि जो इसके ऑब्जेक्टिव थे अमेरिकन फोर्सेस के इसको अटैक करने के लिए, जो हमने ऊपर दोनों पॉइंट में जिक्र करा है कि ईरान के पीछे में क्रिंक काम कर रहा है। क्रिंक का मतलब क्या है? आप नॉर्थ कोरिया को छोड़ दीजिए, इसके पीछे में रशिया और चाइना जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो इसको मजबूत कर रहा है, उसको डाउनग्रेड करने के लिए जो है अमेरिकन फोर्सेस का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है कि इसको डाउनग्रेड करना है, इसका कंट्रोल करना है। और डाउनग्रेड का मतलब ये है कि जो इसकी अभी रजीम बैठा हुआ है वो जिस तरीके से काम चला रहा है, जिस तरीके से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जिस तरीके से उसने टाई अप बना रखा है अपना रशिया और चाइना के साथ में, वो अमेरिकन फोर्सेस के लिए, अमेरिकन बेसेस के लिए, और उसका जो पार्टनर है इजराइल, उसके लिए बहुत घातक है। उसको डाउनग्रेड करने के लिए जब तक वो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आ जाती तो इसके ऊपर में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा नहीं। और इसका जो भी है उसको बेशक आगे बढ़ना पड़े, जहाँ उसको ऑन फुट भी आना पड़े उसकी फोर्सेस को, और वो उसके लिए आएंगे और इसको पूरा जितने भी इसके टारगेट है सारे न्यूट्रलाइज करेंगे और इसकी कैपेबिलिटी उनको डाउन करनी होगी। ये एक इजराइल की और अमेरिकन फोर्सेस की मजबूरी है। अभी मसला रह गया कि ये टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। देखिए, ईरान का इस वार में जो अभी तक टिका हुआ है वो टिका हुआ है कि इसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी थी, जहाँ इसके पास में ड्रोन कैपेबिलिटी थी, ठीक है, और इसके पास में एयर कैपेबिलिटी तो उन्होंने जीरो कर दी। फिर क्या हो गया कि इसका नेवल जो है, नेवी इसका पूरे का पूरा 100% जीरो हो गया। इसके पास में एयरफोर्स इसका जीरो है, ठीक है। इसके पास में कोई ना कोई रडार हो सकता कि कोई 1 2 या 4 5 रडार इसके पास में काम कर रहे हो। इसका रडार सिस्टम या एयर डिफेंसेस का ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो गया कि जो इसकी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है वो इसके पास में थोड़ी बनी हुई है, जहाँ ड्रोन कैपेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी दूसरी फोर्स पूरा काउंटर पे काउंटर कर रही है, तो इसको जो है वहाँ भी रोक दिया जाएगा। मुझे लगता है ये 10 दिन ले सकता है, 15 दिन ले सकता है। देखें, जब ये 100 मिसाइल्स फायर करता है तो उसका जो जहाँ आयरन डोम लगा हुआ है, जहाँ थाड़ लगा हुआ है, जो भी उनके एयर डिफेंस लगे हुए 3-4 लेयर में, वो सारे के सारे जो है 100 मिसाइल में से 10 मिसाइल जो है इसकी हिट होती है, जहाँ क्रॉस होती है, वो भी जो है इसके ऐसे एरिया में जाके गिरती है कि वो जो उसका आयरन डोम जहाँ मतलब थाड़ वगैरह उन एरिया को छोड़ देता है कि जहाँ वो मिसाइल का कहीं पॉइंटेड जो है फ्री सेट में जा रही, जहाँ बड़ा लॉसेस नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है, जो ड्रोन कैपेबिलिटी है, उसका वो यूटिलाइजेशन ऑन द टारगेट हिटिंग जो है वो 5 to 10% ही है। वेयर एज जो इजराइल एंड अमेरिकन फोर्सेस का है वो बिल्कुल उनकी स्ट्राइक जो है पिन पॉइंटेड है, और इसके जो है एक एक टारगेट को वो चुनकर जो खत्म कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जो है अभी तक जो है 8 से लेके 9000 के बीच में इसके ऊपर में स्ट्राइक हो गया। इसका जो न्यूक्लियर साइट में भी काफ़ी डैमेज हुई है, और इसके जो है थर्मल प्लांट वगैरह भी जो है उनमें भी काफ़ी डैमेज हुई है। बाकी इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डाउन हो गया। अभी सवाल रह गया कि क्या ये वार में जो टिकने की बात कह रहे हैं, तो देखिए वार में क्या है कि आपको रिप्लेनिश होना बड़ा जरूरी है, कि आपके पीछे मटेरियल प्रोवाइड करने वाला चाहिए। वो इसको कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ना रशिया से प्रोवाइड हो पाएगा, ना इसके पास में कहीं से चाइना से प्रोवाइड हो पाएगा। और दूसरा फिर इसके साथ में क्या आ जाता है कि इसके पास में जो पैसे का, ठीक है, अभी जो है इसका जब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है तो इसको फंड्स कहाँ से आने हैं? इसके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ना तो ये जो अपनी इसकी फोर्सेस लगी हुई है उसको सैलरी पे कर पाएगा, ना इसके पास में लीडरशिप है। फिर इसका क्या है कि जो इंटरनेट वगैरह है, जहाँ इसकी सारी जो साइबर का इसके ऊपर में सारा कंट्रोल था, वो सारे का सारा डाउनग्रेडेड है, ठीक है। तो इसके पास में जो है लीडरशिप जो है उसके बीच में तालमेल बिठाने के लिए इसके पास में कोई जंतर नहीं है। तो इसका सारे का सारा जो सिस्टम चल रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं चल रहा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा इसमें। क्यों? इसमें जो दूसरी फोर्सेस है उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा थकाना है, ठीक है, और ये थकेगा
थकेगा, ऑटोमेटिकली थकेगा कि इसके पास में क्या है कि रिसोर्सेज बहुत कम रह गए। जब रिसोर्सेज कम रह जाते हैं तो आपको उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा संभल के चलने वाला काम है। लेकिन दूसरे जो पार्टी है उनके पास में जो अग्रेशन और बढ़ा देंगे, तो इसका जो मुझे नहीं लगता कि ये 10 या 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अभी जो ईरान की फोर्सेस है उसका भी जो डिमोरलाइज्ड है, उनको ना तो उनके पीछे में लीडरशिप है स्ट्रॉन्ग, ना उनके पीछे में कोई फंड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है, ना उनके पास में रिप्लेनिश के साधन हैं। और जब उनको थोड़ा सा और हफ्ता 10 दिन में पता लगेगा कि यार अमेरिकन फोर्सेस जहां मतलब इजराइल जो है थोड़ा सा और एग्रेशन में आ गया, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि इन्होंने जो इनको दबदबा में बना के रखा हुआ था, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, इसके साथ में जो पब्लिक है, जो जितनी हम लोग इकट्ठी देख रहे हैं, वो इनके डर से ही इकट्ठी हो रही है, वरना इनके पास में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि एक जो है जैसे हमारे इंडिया में मान लिया कि वार के इंडिया जिस टाइम फेस करता है पाकिस्तान के साथ में, तो हम लोग एक बहुत मजबूती से कोई भी गवर्नमेंट हो उसके साथ में खड़े होते हैं। तो वैसा वो पब्लिक नहीं है वहां खड़ी हो रही, वो तो इनके जो इनकी लीडरशिप वाले बंदे, जो इनको फॉलोअर्स करने वाले बंदे हैं, जो इनका एक पॉलिटिकल विंग है, वो ही इनके पास में आके खड़ा हो रहा है। बाकी तो जनता इनसे बहुत दूर है। तो ईरान के लिए इसके बाद में मुसीबतें बढ़ने वाली है। ईरान इस वार में टिक नहीं पाएगा। अमेरिका 100% इसको न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ रजीम चेंज होगा। जितनी देर तक रजीम चेंज नहीं होगा और अमेरिका की चाहत की गवर्नमेंट नहीं आती, उतनी देर तक अमेरिका यहाँ से जाने वाला नहीं है। बेशक हम लोग जितना मर्जी इंडिया मीडिया में हंगामा करते रहें और हम लोग जितना मर्जी अपनी ईरान की तरफ दोस्ती बढ़ाते रहें, लेकिन इस वार का जो मुद्दा है वो अमेरिका इजराइल वर्सेस क्रिंक है। तो जितनी देर तक क्रिंक का प्रभाव खत्म नहीं होता, उतनी देर तक अमेरिका यहां से हटने वाला नहीं है। जेंटलमैन, इतनी बात करता हुआ विराम लगाता हूं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।